नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश और जनपद है गोरखपुर। गोरखपुर के थाना पीपीगंज में गांव भुईधरपुर में 26 सितंबर 2025 को सुबह सुबह गांव से बाहर जो लोग दैनिक क्रिया से निवृत्त होने के लिए अपने रिहाइश से थोड़ा दूर जाते हैं, उन लोगों ने देखा कि सड़क के किनारे एक दरी में कुछ लपेटा हुआ सा है जिसमें खून रिस कर जमीन पर आया हुआ है। पास से गुजरने वाले लोगों ने कौतूहलवश उस दरी को खोला तो उसमें एक सिर विहीन महिला की लाश थी और उसके थोड़ी दूर पर ही उसका सिर भी पड़ा हुआ था जो मिट्टी में आधा धंसा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसको मिट्टी में खोद के गाड़ने का प्रयास किया गया हो। हल्ला हो गया, पूरा गांव इकट्ठा हुआ। वो एक्चुअली जिस गांव से रिलेटेड था उससे 500 मीटर दूर दूसरे गांव में सड़क के किनारे ये डेड बॉडी मिली थी। लोगों ने पहचानने की कोशिश की, पुलिस तुरंत आ गई, थाना प्रभारी और उनके साथ जो और लोग थे वो भी आ गए। पहचानने की कोशिश की जाने लगी लेकिन कुछ पहचान नहीं हो पाई। थोड़ी देर में जब वो सिर मिला तो सिर को उठाया गया, उसे पास से गांव से ही पानी मंगा के उसमें पानी डाल के उसकी मिट्टी जब साफ़ की गई तब थोड़ी देर में उस शव की पहचान हो गई और ये पता लगा कि गांव के दूसरे पुरवा की 60 वर्षीय कलावती का ये शव है। खैर, पुलिस ने फौरन उनके घर वालों को इत्तला की। घर में उसके उस समय उसकी एक बहू, उसकी छोटी लड़की और 2 बच्चे ये रहते थे। और जो कलावती थी उसके पिता कलावती यादव के पति दर्शन यादव का पहले ही देहांत हो चुका था। उसके 2 बच्चे थे, एक बच्चा पुणे में काम करता था, दूसरा भी कहीं बाहर अपने कमाने के चक्कर में गया था। पहले लड़के राजेश की शादी जिससे हुई थी वो उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे, एक बच्ची घर में मौजूद थी। उनको बुलाया गया, बताया गया तो उन्होंने कहा साहब शाम को ये घर से दवा लेने के लिए निकली थी। कोई बंगाली डॉक्टर हैं, उनके यहाँ वो दवा लेती थी। दवा लेने के लिए निकली थी लेकिन काफ़ी देर तक पता नहीं लगा, काफ़ी देर तक उनकी कोई सूचना नहीं आई, न वो लौट कर आई। तो फिर छोटे बच्चे ने उन बंगाली डॉक्टर के यहाँ जाकर पूछा और ये बताया कि उनके यहाँ वो नहीं पहुँची थी। रात ही में अपने जो कलावती का बड़ा बेटा पुणे शहर में रह के अपना काम करता था, जो नौकरी करता था, उसको बताया गया। उन्होंने कहा अभी रात हो गई है, कल सुबह हम लोग पुलिस को इसकी सूचना देंगे कि माता जी कहाँ गायब हो गई। खैर, पुलिस जब वहाँ पहुँची, लोगों से बातचीत की तो ये पता लगा कि घर में सिर्फ एकमात्र वयस्क महिला, वो उसकी बहू कलावती रहती थी। बहू को पुलिस ने शक के घेरे में ले लिया। माँ का कहना था कि जो वहाँ पर जो 3 बच्चे और उसकी माँ कलावती थी, तो कलावती तो वो महिला थी जिसकी हत्या हुई थी। बहू जो थी वो उसका नाम था उत्तरा देवी। उत्तरा देवी, उसकी एक 19 साल की बेटी खुशी और 2 नाबालिग बच्चे उस घर में रह रहे थे। पुलिस ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने वही जवाब दिया कि शाम को दवा लेने के लिए निकली थी, नहीं लौटी। हमने अपने पति को भी पुणे में खबर कर दी थी और रात में 10 बजे 11 बजे जब उनका कुछ पता नहीं लगा तब हमने इसके बारे में कहा और ये हुआ कि हम लोग सुबह इनकी खोज खबर के लिए पुलिस में जाएंगे। लेकिन इसी बीच अगले दिन सवेरे 6 बजे लोगों ने वो लाश देख ली और 12 बजते बजते ये पता लग गया कि ये कलावती की ही लाश है।
दरअसल कलावती की बहू जो थी उत्तरा देवी, वो बंगाल की रहने वाली थी। कलावती के बड़े बेटे राजेश से उत्तरा देवी की दूसरी शादी हुई थी। आप इसको समझें कि उत्तरा देवी की अपनी दूसरी शादी राजेश से हुई थी, जिनके माता जी का सर कटा हुआ शव सड़क के किनारे मिला था। उत्तरा देवी की पहली शादी शंकर घोष से हुई थी, वो भी बंगाली था। उससे एक बेटी खुशी थी। और 16 साल पहले उत्तरा देवी ने अपने पहले पति को छोड़ दिया। उसकी शिकायत थी कि वो शराब बहुत पीता है, शराब पीने के बाद बहुत मारपीट करता है, बहुत ही इल ट्रीट करता है, इसलिए उसको उसने छोड़ दिया और खुशी को लेकर वो अलग रहने लगी। यानी उत्तरा देवी और उसकी बेटी खुशी, वो बेटी जो शंकर घोष यानी पहले पति से हुई थी, ये उसको लेके वो अलग रहने लगी। इसी बीच में पिपराइच के एक रिश्तेदार के माध्यम से राजेश से उसकी दूसरी शादी तय हुई। उसके बाद उत्तरा देवी राजेश के भुईधरपुर में जो उसका गांव था, उस घर में रहने लगी शादी के बाद। उस समय खुशी की उम्र महज 3 साल थी जिस समय उसकी राजेश से शादी हुई। राजेश यानी मृतका कला देवी के बड़े बेटे से जब उत्तरा देवी की शादी हुई तो उस समय खुशी की उम्र मात्र 3 साल थी, जो अब इस समय 19 साल की है। राजेश से भी उत्तरा देवी के 2 बेटे पैदा हुए। राजेश की शादी से कलावती यानी राजेश की माँ बहुत खुश नहीं थी। वो ये कहती थी कि ये दूसरे की बीवी है और यहाँ चली आई है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। दुनिया भर की बातें, जैसे वही होता है ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, हम किसी से क्या जवाब देंगे कि क्या लड़कियाँ नहीं मिल रही थी शादी के लिए, जो दूसरी शादी इसकी है और अपने बेटे से इसको ब्याह दिया। इसी वजह से बहू से उसका विवाद होता रहता था। कलावती खुशी को हमेशा बंगालिन बंगाली या बंगाली का बेटी कह के बुलाती थी। उसे खुशी नाम से बहुत कम और बंगालन नाम से बहुत ज़्यादा बुलाती थी। वो खुद भी बुलाती थी, और अगर टोला पड़ोस के लोग भी उसके बारे में कभी पूछते थे तो वो नाम से नहीं बताती थी, वो बंगालन कहकर ही बुलाती थी। और बचपन से ही खुशी अपनी दादी का ये ताना सुनती आ रही थी। फिर पुलिस को ये लगा कि ये इसमें दाल में कहीं कुछ काला है। पुलिस ने उसी दिन जिस दिन ये बॉडी मिली थी, उस दिन कलावती के कपड़ों को, जो स्नाइपर डॉग था, उस स्नाइपर डॉग से उसको उसकी स्मेल कराई। उसका नाम था टोनी। गोरखपुर का जो स्नाइपर डॉग है उसका नाम टोनी था। वो कलावती के कपड़े बार बार जब सुंघाए गए तो वो बार बार कलावती के घर और आसपास ही जाकर रुक जाता था। वो बार बार कलावती के घर और उसके सामने लगे हुए नल पर पहुंच रहा था। इस तरह का मूवमेंट स्नाइपर डॉग का देख के पुलिस को पूरा शक हो गया, हो न हो मृतका की बहू उत्तरा देवी का इसमें कोई न कोई हाथ है, क्योंकि उत्तरा देवी के सिवा घर में, उत्तरा देवी खुशी, इसके सिवा घर में कोई भी नहीं मौजूद था। खैर, पहला तो ये कि वो जिस दरी में लिपटी हुई थी उसको बहू उत्तरा देवी ने कहा ये हमारे घर की दरी नहीं है, ये कहीं और से आई हुई है। अगले दिन उसका बेटा पुणे से आ गया और पुलिस ने उससे पूछा ये दरी कहाँ से आई, तो उसने कहा साहब ये दरी मैंने ही खरीदी थी और हम ही इसको घर पे ले आए थे। हो सकता है मेरी पत्नी उत्तरा देवी को इस दरी के बारे में न पता हो। और जैसे ही पुलिस ने राजेश की ये बात सुनी कि ये दरी भी उसके घर की है, उनका शक उत्तरा देवी पर और गहरा होने लगा। बार बार पुलिस घर पे जाती थी इसी तरह की पूछताछ करने के लिए, तो पुलिस ने एक चीज़ और नोटिस की कि उत्तरा देवी अपनी बेटी को अपने साथ रखती थी, बिल्कुल अपने एकदम चिपका के रखती थी उस 19 साल की बेटी को। पुलिस को कभी भी दोनों अलग अलग नहीं मिले कि दोनों अलग अलग रहे हों और पुलिस ने उनसे पूछताछ की हो। तो 2
चीज़ों से पुलिस को शक हुआ, शुभा हुआ। एक तो ये कहना कि ये दरी मेरे घर की नहीं है। दूसरा, पुलिस जितनी बार गई उतनी बार खुशी को अपनी माँ से लिपटा हुआ पाया, जबकि उम्र उसकी 19 साल थी। तीसरा, जो स्नाइपर डॉग था, जो खोजी कुत्ता था, वो बार बार घर की तरफ ही जा रहा था। कपड़ा सुंघाने के बाद वो मौके से भागता था तो घर की तरफ पहुंचता था, और ख़ासकर उस नल तक, जो घर के सामने लगा हुआ है नल, उस तक पहुंचता था। इससे पुलिस को जो शक था वो बहू उत्तरा देवी पर बढ़ता चला गया। 26 तारीख की ये बात थी कि 26 तारीख को ये बॉडी मिली थी, 26 सितंबर को, और 12 अक्टूबर को पुलिस ने ये डिसाइड किया कि अब हम इन दोनों को, यानी माँ बेटी को, उत्तरा देवी और खुशी यादव को, इन दोनों से हम पूछताछ थाने पर करेंगे। दोनों को थाने पर लाया गया 12 अक्टूबर की रात में, और कड़ाई से पूछताछ शुरू की। और तब फिर खुशी ने बताया कि 25 सितंबर की दोपहर दादी दूसरे कमरे में खाट पर सोई हुई थी। तभी मैंने घर के भीतर रखे हुए गड़ासे से दादी को सोते हुए उनकी गर्दन पे 4 बार दम लगा के वार किया, और तभी दादी की गर्दन उनकी धड़ से अलग हो गई, अलग दूर गिर गई। ऐसी नहीं लटकी हुई थी या उसमें थोड़ा बहुत लगी हुई थी, वो कट के अलग हो गई। जब वो कट के अलग हो गई, ढेर सारा खून वहाँ बहने लगा। इसी बीच उसकी माँ उत्तरा देवी आ गई। खुशी ये बता रही थी कि जैसे ही मैंने वो धड़ से सिर को अलग किया, वैसे ही मेरी माँ उत्तरा देवी आ गई। घर में इतना खून देखकर वो सारी बात अच्छी तरह समझ गई। उसके बाद वो मेरे साथ घर के भीतर खून के निशान उसने साफ किए। खून से सने कपड़े को पीछे खेत में ले जाकर जलाया। जलाने के बाद उसे एक गड्ढे में डाल दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दी। फिर दादी की लाश को एक बोरे में रखकर घर के एक कोने में रख दिया। शाम के समय जब उसके दोनों भाई आए, खुशी के दोनों भाई, यानी उत्तरा देवी के दोनों लड़के जो राजेश से पैदा हुए थे, वो दोनों आ गए। उन्होंने दादी के बारे में पूछा तो खुशी और उसकी माँ दोनों ने बताया कि वो दवा लेने के लिए पीपीगंज गई हुई हैं और अभी तक नहीं लौटी हैं। देर रात यही बात पुणे में कॉल करके राजेश से भी उसकी पत्नी उत्तरा देवी ने बता दी। तब राजेश ने कहा कि रात अधिक हो गई है, अगले दिन वो पुलिस को सूचना देंगे, और हम भी पुणे से घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, चल दिए हैं। रात में सभी जब सब लोग सो गए, दोनों बच्चे उसके, यानी खुशी के दोनों भाई और बाकी लोग सो गए, तभी उत्तरा देवी और खुशी ने साइकिल पर वो लाश वाला बोरा लादा और उसे घर से 500 मीटर दूर सड़क के किनारे ठिकाने लगा दिया, और लाश के पास ही हंसिया भी रख दी। और फिर जब वही खोजी कुत्ता उसके बाद जो खून से सना हुआ उसका हाथ था, वो सामने लगे हुए नल पर ही उसने पानी चलाकर साफ किया, और इसीलिए खोजी कुत्ता बार बार नल के पास जाकर रुक रहा था। पुलिस इसको नरबली मानने लगी। जब तक ये बात पूरी खुली नहीं थी तब तक पुलिस इसको ये मान रही थी कि नरबली है। और पंडित रामदरस मिश्रा, एक वहाँ के प्रसिद्ध पंडित हैं, उनको बुला के पुलिस ने पूछताछ की कि क्या ये समय नरबली के लिए इस्तेमाल होता है, या ऐसा तो नहीं है कि इसकी नरबली दी गई हो। तो खैर रामदरस मिश्रा ने बताया कि नवरात्रि और अमावस्या का समय बलि के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस समय बड़े बड़े तांत्रिक सिद्धि पाने के लिए बलि देते हैं, लेकिन कलावती के पति की मौत हो चुकी थी और वो विधवा है, और विधवा की कभी बलि नहीं दी जा सकती। विधवा को शुभ काम में भी कभी आगे नहीं किया जाता, इसलिए उन्होंने बलि की घटना से इनकार कर दिया। वो पंडित जी जो भी शास्त्र के जानकार थे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं साहब,
ये बलि नहीं हो सकती, विधवा की बलि नहीं दी जा सकती, इसलिए कुछ और है। और तब फिर पुलिस ने उस तंत्र मंत्र वाले एंगल को भी छोड़ दिया, उससे वो आगे बढ़ गए। यही सब करते करते पुलिस को 16 दिन लग गए थे। तब फिर थक हार कर 12 अक्टूबर को पुलिस माँ बेटी को थाने पर ले आई। तब ये पूरी बात पता लगी कि उन लोगों ने इस तरह से मारा। मारने के बाद वहाँ से 500 मीटर दूर उसका दरी में लिपटा हुआ और बोरे में भरा हुआ उसका शव वहीं फेंक दिया। पास में हंसिया भी रख दी और सिर अलग थोड़ी दूर ले जाकर फेंक दिया। और सुबह 6 बजे, 26 तारीख की सुबह 6 बजे ग्रामीणों ने लाश देखते ही पुलिस को सूचना दी और तब जाकर ये पता लगा कि मृतका का नाम कलावती है और उम्र उसकी 60 साल है। एसपी उत्तरी ने बताया कि घटना के बाद 7 पुलिस की टीमें लगाई गईं, 50 से अधिक कैमरे खंगाले गए। एक भी कैमरे में कलावती गांव से बाहर जाती हुई नहीं दिखी। तंत्र मंत्र में हत्या की जांच की गई और उससे भी कुछ आगे नहीं निकला। तब ये लगा कि हत्या का राज घर या गांव में ही छिपा हुआ है। तभी घर पर एक साइकिल भी मिल गई, उन्हीं के घर पर, जिसमें खून के थोड़े थोड़े निशान। आप जानते हैं उसका फ्रेम ज़्यादातर काले रंग का होता है, लेकिन तब भी पुलिस ने जांच की तो उसमें खून के निशान मिले थे। तो इस तरह से खोजी कुत्तों, माँ बेटी का व्यवहार और इन सब चीज़ों से पुलिस वहाँ तक पहुँची और हत्या करने वालों को ढूंढ के निकाला। एक इसमें और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे ही गला कटी हुई वो लाश मिली, वैसे ही जब पूरा गांव इकट्ठा हुआ और पुलिस आई तो पुलिस के प्रति गांव वालों में आक्रोश हुआ। उन्होंने कहा, देखिए हम इतने दिन से कह रहे हैं कि ड्रोन वाले चोर घूम रहे हैं और ये हत्या जो है वो ड्रोन से चोरी करने वालों ने की है। इस समय आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में ड्रोन से चोरी करने की जो अफवाह चल रही है वो बिल्कुल अल्टीमेट है। पूरी पूरी रात पूरा पूरा गांव जग रहा है कि ड्रोन से चोरी हो रही है। बिल्कुल कोई इसका लॉजिक नहीं है, इलॉजिकल बात है, लेकिन अफवाह तो अफवाह। ये अफवाह उसी तरह की जैसे एक ज़माने में चोटी कटवा और मुँह नचवा की अफवाह प्रदेश भर में चली थी और बहुत से इनोसेंट लोगों ने मुँह नचवा या चोटी कटवा कह के पीट पीट कर मार डाला था। तो ये उसी तरह की अफवाह जैसी बात बताई गई पुलिस को। पुलिस के प्रति रोष व्यक्त किया लोगों ने कि हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ड्रोन की चेकिंग कराई जाए, लेकिन ये ड्रोन वाले ने देखिए इस महिला की हत्या आखिरकार कहीं कर ही दी। बहू खैर बार बार पूछताछ में यही कहती रही कि शादी दवा लेने गई थी और वहाँ से गायब हो गई। पूरी बात पता लग गई। पुलिस ने बेटी खुशी जिसकी उम्र 19 साल और बहू उत्तरा देवी जिसकी उम्र 45 साल थी, इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आज की घटना। अब देखिए कि अब लोगों में और खासकर नई जनरेशन में, नई बच्चों में सहने की जो शक्ति है वो लगभग शून्य हो गई है। बिल्कुल सहनशीलता नाम की चीज़ ही नहीं रहेगी। कोई कुछ कह दे, अब तो देखिए पेरेंट्स जो हैं बच्चों को कुछ नहीं कहते हैं। मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए मना करने पर बच्चों ने सुसाइड तक किया है। पबजी खेलने से मना करने पर बच्चे ने माँ की हत्या कर दी। लखनऊ की बड़ा फेमस केस है और मैंने आपको बताया है। अब धीरे धीरे जो पेरेंट्स हैं, सोसाइटी में ये बात धीरे धीरे करके जानी गई कि बच्चों में बिल्कुल सहनशीलता नहीं है। उन्हें डांटना, फटकारना, किसी चीज़ के लिए मना करना, ये बहुत ही कभी कभी आत्मघाती हो जाता है। बच्चे सुसाइड कर लेते हैं या मना करने वाले की हत्या कर देते हैं। बात सिर्फ इतनी थी कि खुशी को उसकी दादी बंगालन कह के बुलाती थी। खुशी को 9 के बाद उन्होंने पढ़ने नहीं दिया।
वो चिल्लाती रही, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि मेरा पढ़ने का मन है, मुझे पढ़ने दिया जाए। नहीं पढ़ने दिया कि तुम पढ़ाई नहीं करोगी, घर के बाहर नहीं निकलोगी। केवल इस बात से रुष्ट होकर उसने ये कदम उठाया। अब देखिए, इस 19 साल की लड़की ने, घर में माँ थी, वो खुद थी, दादी को खाट पर सोते हुए देखा, गणासे से उसके सिर को अलग कर दिया और सफाई से माँ बेटी दोनों ने लाश का डिस्पोजल भी काफ़ी दूर ले जाकर किया। इतना उलझा दिया कि पुलिस को भी इस अज्ञात हत्या के अनावरण में 17 दिन लग गए। और कारण वही कि दादी उसे बंगालन कहकर बुलाती थी, चिढ़ाती थी, ताना मारती थी। असल में वो बंगालन इसलिए कहती थी कि खुशी का जो ओरिजिनल मूल पिता था, यानी उसकी माँ उत्तरा देवी की जो पहली शादी हुई थी, वो शंकर घोष नाम के बंगाली से हुई थी। और जब खुशी 3 साल की थी तो शंकर घोष का मकान छोड़कर या उसका साथ छोड़कर उसकी माँ उत्तरा देवी अपने अलग मकान में या अपने अलग कमरे में रहने लगी। तभी किसी ने ये शादी बताई और राजेश से उसकी शादी हो गई। वो अपने 3 साल की पहले पति की बच्ची को लेकर अपने नए ससुराल आ गई, राजेश के घर। यहाँ पर कलावती को ये तो अच्छा लगा कि बेटे की मेरी शादी हो गई है, लेकिन ये बहुत बुरा लगा कि वो साथ में एक पहले पति की लड़की को ले आई है। हालांकि राजेश से भी उत्तरा देवी को 2 लड़के हुए, अब दोनों बड़े भी हो गए हैं, लेकिन वो जो जलन है उसकी कलावती की, यानी सास की, वो जलन कभी नहीं की। वो फूटी आंखों नहीं सुहाती थी उसको खुशी, तो इसलिए उसको वो बंगालन बंगालन कह के चढ़ाती थी। हालांकि जब वो आई थी तब वो 3 साल की थी, 16 साल से घर में रह रही थी। उसके पिता, नए पिता यानी उसकी माँ के नए पति राजेश ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसकी माँ से पैदा हुए 2 लड़के जो उसके भाई हुए, सौतेले भाई हुए, उन दोनों ने भी एक्सेप्ट कर लिया। और इन दोनों को, भाइयों को या उसकी पिता को खुशी से कोई नाराज़गी नहीं थी। जैसे सबके लिए करते थे वैसे उसके लिए भी करते थे। लेकिन कलावती इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। उसको चिढ़ाती थी, उसे परेशान करती थी, उसको स्कूल जाने से मना करती थी, उसे घर से बाहर निकलने के लिए मना करती थी। और एक दिन इन्हीं तानों से आजिज़ आकर, वो 3 साल की उम्र से ये ताने झेल रही थी, वो 3 साल की उम्र से ये दादी का ये दोहरा चरित्र देख रही थी कि दोनों भाइयों से बहुत प्यार, लेकिन मैं चूँकि माँ के साथ आई थी, अपने उनके पहले पति की औलाद हूँ, इसलिए वो मुझसे जलती हैं। तो उस दिन भी जब दिन में उसे किसी, अच्छा वो बंगालन कहती थी, कोई दूसरा भी बुलाए तब भी बंगालन के नाम से उसका जवाब देती थी, बंगालन और जाने क्या क्या उसको कहती थी। तो आज ही जाकर उस दिन भी जब उसने बंगालन कहा तो उसके सोने का इंतज़ार किया। अपने कमरे में वो खटिया पर सो रही थी और सोते समय ही घर के गड़ासे से वार करके उसके गर्दन को सिर से अलग कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि नए बच्चों में सहनशीलता एकदम समाप्त हो गई है। आप उनको कुछ भी कहें, उनके सुधार के लिए कहें, उनकी अच्छाई के लिए कहें, उनकी प्रगति के लिए कहें, उनमें अनुशासन बनाए रखने के लिए कहें, तो वो आपसे दुश्मनी मानने लगेंगे, आपके चाहे अपने ही बच्चे क्यों न हों। देखिए, इसीलिए रहीम दास जी का एक दोहा है और आप देखेंगे कि ये बिल्कुल तब भी खरा उतरा था, अब भी खरा उतरेगा। रहीम हैं, कबीर हैं, घाघ हैं, भड्डरी हैं, इन लोगों ने सिचुएशंस को जिया है। ये कंप्यूटर पर बैठ के कॉपी पेस्ट करके इन्होंने कोई रचना नहीं की है। ये सैकड़ों मील पैदल चले हैं, अलग अलग गांवों में रुके हैं, दिन दिन भर लोगों से बात की है और उस एक्सपीरियंस को इन्होंने कहा है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मद पान, और रहीमन दाबे ना दबे और जानत सकल जहान। रहीम ये कहते हैं, खैर माने कत्था, यानी अगर आप कत्थे का कोई मटेरियल जैसे पान खाते हैं, आप कितना भी छिपाएं, सामने वाला जान जाएगा कि इसने पान खा रखा है। होंठ लाल होंगे, जीभ लाल होगी,
और बिल्कुल आप बोलेंगे, उसकी खुशबू से पता लगेगा, लेकिन वो दब नहीं सकता। खून आपके कपड़ों में या कहीं अगर खून लग गया है, आप कितना भी साफ़ करिए, मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि कई कई बार साफ़ करने के बाद भी फॉरेंसिक और एफएसएल की टीम उस खून को एक्सट्रैक्ट कर लेती है कपड़ों से। तो खैर, खून, खांसी, खुशी, आपको अगर खांसी आ रही है और आप ऐसी जगह हैं जहां आप नहीं चाहते कि आपके बारे में लोग जानें, खांसना ठीक नहीं है, फिर भी आप उसको दबा नहीं पाएंगे। फिर उसी तरह कहते हैं कि खुशी, बैर, प्रीत, मदमान, खांसी के बाद खुशी, आप अपनी खुशी को भी नहीं दबा सकते। आपके चेहरे से, आपकी आंखों से, आपके एक्टिविटी से आपकी खुशी का अंदाज लोग लगा लेंगे। बैर, अगर आप किसी के प्रति बैर रखते हैं, दुश्मनी मानते हैं, वो भी छिपा नहीं रह सकता। आखिरकार खुशी की अपने दादी के प्रति के जो बैर था, तमाम सहने के बाद, तमाम छिपाने के बाद भी वो बैर खुलकर सामने आ गया जब उसने अपनी दादी की हत्या कर दी। प्रीत, आपका प्यार भी नहीं छिप सकता। मैंने बहुत सी ऐसी आपको अपराध की घटनाएं बताई जिनमें गांव के दो लड़के लड़की या कहीं दूर से आकर कोई लड़का या लड़की, अगर दोनों के बीच प्रेम प्रपंच चल रहा है, वो बहुत दिन तक छिपा नहीं रहता, लोग जान जाते हैं। और उसके बाद फिर वो जो तांडव शुरू होता है, वो सब आप जानते हैं। तो खैर, खून, खांसी, खुशी, बैर, प्रीत, मद्यपान, मद्यपान यानी शराब। कोई शराब पीने के बाद कितनी भी विक्स की गोली खा के घर में घुसे, कितना भी पिपरमिंट ऑयल जीप पर लगा के घुसे, कितना भी पान खा के घुसे, लेकिन घर में लोग जान जाएंगे, या जिसके यहाँ भी आप जाएंगे वो जान जाएंगे कि आज इसने शराब पी है। तो उसी के लिए रहीमदास जी के रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान, इतनी चीज़ें हैं जिनमें बैर भी है। दादी और पोती का वो जो बैर था, दादी का पोती के प्रति और पोती का दादी के प्रति, बहुत दबाया गया, लेकिन इस हत्या के बाद खुलकर सामने आ गया। आशा है आप मेरी बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।